नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपोलो 11 मिशन की। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपोलो 11 मिशन दोस्तों, ये मिशन स्टार्ट होता है एक युद्ध। जी आप सही समझ रहे हैं कि युद्ध जो कि कोल्ड वार होता है। वो भी कोल्ड वार किसके बीच में होता है? अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। ये लोग एक तरह से स्पेस की रेस खेल रहे थे, जिसमें जो अमेरिका होता है वो चाहता है कि वो आगे रहे और सोवियत यूनियन चाहता है कि वो स्पेस में आगे रहे। पर दोस्तों क्या होता है कि जो अमेरिका होता है वो स्पेस में कुछ नहीं कर रहा होता है। तो सोवियत यूनियन दिमाग लगाता है कि जो स्पेस रेस है हम उसमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपनी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1957 में लॉन्च करते हैं और पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। इस सैटेलाइट का नाम होता है स्पुतनिक। उसको देखकर अमेरिका बोलता है कि भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी आगे आएंगे, हम भी अपनी सैटेलाइट लाएंगे। तो अमेरिका भी एक सैटेलाइट लाता है जिसका नाम पड़ जाता है एक्सप्लोरर, जो कि अगले ही साल 1958 में आती है। इसका नाम होता है एक्सप्लोरर। तो इसी से स्पेस रेस स्टार्ट हो जाती है। सोवियत यूनियन जो होता है अपने देश के एक नागरिक को एक स्पेस में भेज देता है, मतलब एक स्पेस में क्या स्पेस में भेज देता है। और वो स्पेस में भेजता है यूरी गैगरिन को वो स्पेस में भेज देता है। उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी, वो ये देखते हैं कि भाई जो सोवियत यूनियन है वो तो बहुत आगे बढ़ रहा है, उन्होंने अपने जो नागरिक हैं उनको तो स्पेस में भी भेज दिया। तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि भाई तुम कोई तरीका बताओ जिससे हम लोग उनसे आगे बढ़ सके, क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है स्पेस की। तो फिर उसके बाद ये लोग जो अमेरिका होती है ये अपना मिशन स्टार्ट करती है अपोलो। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, चांद पर पहुंचना, चांद के ऊपर कदम रखना। अब जब ये लोग स्टार्ट करते हैं चांद के ऊपर रिसर्च करने, बहुत सारे रॉकेट्स एयरक्राफ्ट पता नहीं क्या क्या खोज करते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को एक तरीका मिल जाता है ऊपर जाने का, कि जैसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट होंगे उनको तोड़ तोड़ के जो मेन पार्ट होगा एयरक्राफ्ट का वो जाएगा कहाँ पर? मून पर। तो इसके लिए अपोलो 1 से लेकर 10 तक मिशन किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल मिशन होता है अपोलो 11, उसमें 3 लोगों को भेजा जाता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो अपोलो 1 से लेकर 10 तक मिशन थे वो कौन कौन से थे। अपोलो 1 मिशन 27 जनवरी 1961 को प्लान किया गया था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। अब इस मिशन का काम ये था कि बस जो स्पेस में लोगों को भेजना है और मतलब स्पेस तक हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी हो कि पहले हम लोग स्पेस तक, क्योंकि अगर जैसा आप लोग चलना सीखते हैं तो डायरेक्ट ये तो नहीं कि एकदम पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तो पहले ज़मीन पे चलना सीखते हैं, फिर धीमे 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 भागना सीखते हैं, है ना। तो इन्होंने पहले सोचा कि पहले वही स्पेस में जाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद चांद पे भी जाएंगे। तो जब ये अपोलो 1 मिशन को हेल्ड करते हैं स्पेस पे जाने के लिए, तो अपोलो 1 मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है, इंजन में आग लग जाती है और वो जो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे वो रास्ते में ही मर जाते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे अपोलो मिशंस होते हैं। अपोलो मिशन 4, 5 और 6 ये सब अनमैन्ड होते हैं, यानी इसके अंदर कोई भी मैन नहीं बैठा होता है, बस इसको नॉर्मली हेल्ड किया जाता है अपनी टेक्नोलॉजी को मतलब थोड़ा चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि अगर कोई मैन बैठे तो भाई ऐसा ना हो अपोलो 1 की तरह फिर से मर जाए। तो फिर उसके बाद अपोलो 7 मिशन को हेल्ड किया जाता है। अपोलो 7 जिसमें 3 आदमियों को फिर से बैठाया जाता है और वो सक्सेसफुल भी रहता है। इसको देखकर वो लोग सोचते हैं कि भाई जो अपोलो 8 मिशन है उसको भी प्लान करते हैं। फिर उसके बाद अपोलो 8 मिशन को भी हेल्ड कर दिया जाता है 3 महीने बाद। अपोलो 8 मिशन जो होता है दिसंबर 1968 को हेल्ड किया जाता है और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कि मून के बस पास जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का प्लान ये नहीं था कि भाई मून पे उतर जाए। फिर उसके बाद इन लोगों का प्लान था कि जो अपोलो 11 मिशन होगा वो सक्सेसफुल रहना चाहिए, उससे पहले हम लोग सारी प्रिपरेशन करेंगे। तो अपोलो 7 मिशन को एकदम चांद के एकदम पास ले जाया जाता है, तो वो भी सक्सेसफुल रहता है। फिर उसके बाद आता है अपोलो 8 मिशन, सॉरी अपोलो 7 मिशन नहीं था, ये अपोलो 8 मिशन था। फिर जस्ट 3 महीने बाद मार्च 1969 को अपोलो 9 मिशन को हेल्ड किया जाता है, जिसमें लूनर मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाती है, जो कि पार्ट होता है एक एयरक्राफ्ट का, जो कि मेन पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है यही मून के ऊपर जाके उतरता है। क्योंकि अगर हम अभी पढ़ेंगे जैसे लूनर मॉड्यूल जो होता है अपोलो 11 मिशन में बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, तो अभी इसके लूनर मॉड्यूल के आगे हम लूनर जो मॉड्यूल है उसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर से
मई 1969 को आफ्टर 2 मंथ्स फिर से अपोलो 10 मिशन को हेल्ड किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। डिक्टो एकदम पूरी प्लानिंग की जाती है अपोलो 11 मिशन की, सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, एकदम मून के पास तक ले जाया जाता है, बस लैंडिंग नहीं करवाई जाती, बाकी सारी प्रैक्टिस हो जाती है और ये भी सक्सेसफुल रहता है। फिर उसके बाद ये लोग प्रिपेयर हो जाते हैं अपोलो 11 मिशन के लिए, और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई हाँ, अब हम लोग अपोलो 11 मिशन के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हैं। फिर आता है फाइनल अपोलो 11 मिशन, जो कि ये 16 जुलाई 1969 को हेल्ड किया जाता है। इसके अंदर होते हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स। एक होते हैं 38 ईयर्स के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि कमांडर होते हैं इस पूरी एयरक्राफ्ट के। पायलट ऑफ कमांड मॉड्यूल मिकल कोलिंस, और एक और होते हैं जिनका नाम है एडविन बज एल्ड्रिन, जो कि लूनर मॉड्यूल के पायलट होते हैं। इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सैटर्न V5 रॉकेट होता है। और आप अंदाज़ा भी नहीं होगा आप लोगों को कि इसका जो वेट होता है वो पता है कितना होता है? 30 लाख केजी। जी हाँ, 30 लाख केजी इस एयरक्राफ्ट का खुद का वेट होता है। 19 जुलाई 1969 को ये मून के ऑर्बिट पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जैसे ये 19 जुलाई को मून के ऑर्बिट पे पहुंचता है, तो जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, लूनर मॉड्यूल और एक कमांड मॉड्यूल। जो कमांड मॉड्यूल होता है उसके अंदर बैठे होते हैं मिकेल कोलिंस। अगर आप लोग इनका नाम नहीं जानते हैं तो इनका नाम बहुत ज़्यादा कम जिक्र में आता है, पर जो मिकेल कोलिंस है यही कमांड मॉड्यूल में थे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का ही था। जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जो एडविन बज एल्ड्रिन थे, इनका कम ही काम था, बस इन लोगों को उतरना था, वहाँ पे जितनी भी प्रिपरेशन थी सारा सेट करना था, और मतलब जो फर्स्ट वो होता है मैन और सेकंड मैन बनना था। बाकी ना इनका कहीं पे नाम आया, पर तब भी ये कमांड मॉड्यूल में एक अपोलो 11 मिशन के एक पार्ट रहे। वहीं जो लूनर मॉड्यूल था उसमें हमारे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन बैठे हुए थे। तो 8:10 पे एक अलार्म बजने लगता है। अब जो एडविन बज एल्ड्रिन थे और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उन्हें इस अलार्म के बारे में कुछ नहीं पता था, वो इसकी मीनिंग नहीं जानते थे। तो वो एकदम से कमांड मॉड्यूल में और जो नीचे बैठे जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें वो कॉन्टैक्ट करते हैं, पूछते हैं कि भाई इस अलार्म का मतलब क्या है। तो वो बोलते हैं छोड़ दो, इस अलार्म से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में वो जो अलार्म था वो था कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ओवरलोड हो रहा था, पर जो और सिस्टम्स थे वो ऑटोमेटिकली सेट थे, तो इसलिए वो चल रहे थे। तो फिर उसके बाद उनको बोला जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन को कि भाई तुम इस अलार्म को इग्नोर करो, तुम लोग लैंडिंग पे फोकस करो। फिर जो उसका कंट्रोल होता है, जो लूनर मॉड्यूल का कंट्रोल होता है, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को दे दिया जाता है। फिर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं जब वो 150 मीटर से ऊपर होते हैं मून के, फिर वो ये चीज़ नोटिस करते हैं भाई जहाँ पे हमारी लैंडिंग की पोजीशन फिक्स की गई है वहाँ तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर हम वहाँ उतरेंगे तो हमारा जो लूनर मॉड्यूल है वो क्रैश हो जाएगा। तो फिर वो उससे थोड़ी और दूरी पर एक पोजीशन फिक्स करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के थ्रू वो लैंडिंग की जाती है। उस लैंडिंग में भी एक ट्विस्ट था। जब वो 150 मीटर से ऊपर होते हैं ना, तब 60 सेकेंड्स का एक टाइमर स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें 5% ही फ्यूल था बस लूनर मॉड्यूल में, उससे ज़्यादा फ्यूल ही नहीं था। तो उसके लिए नीचे उतारने के लिए 60 सेकेंड्स का किया जाता है कि भाई अगर तुम 60 सेकेंड्स में नीचे नहीं उतर पाते हो, लूनर मॉड्यूल से नीचे नहीं उतर पाते हो, या फिर जैसे मून पर लैंड नहीं करते हो, तो ये मिशन अबॉर्ट किया जाएगा और तुम वापस ऊपर आ जाओगे। तो 60 सेकेंड्स के अंदर वो पहुंच जाते हैं। फिर एकदम से जो उनका कन्वर्सेशन चैट होता है उस पर एकदम से मैसेज भेजते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेफली लैंड हो चुके हैं। फिर एक टाइम सेट किया जाता है कि भाई तुम्हें 21 घंटे से पहले वहाँ से निकलना है, तुम्हें वापस लूनर मॉड्यूल में बैठना है। फिर उसके बाद 21 घंटों बाद वो निकल जाएगा। फिर वो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं और जो एडविन बज एल्ड्रिन होते हैं, वो लोग वहाँ से 23 kg रॉक सॉइल लेते हैं, और साथ ही साथ और कुछ सैंपल्स भी लेते हैं, जैसे अलग अलग रॉक्स के, अलग अलग सॉइल्स के, मिनरल्स के, वहाँ की जो अलग अलग चीज़ें थी उन सब के फ़ोटोज़ खींचते हैं। फिर उसके बाद वो करते हैं जो फ्लैग होस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को इसलिए लगता है ना कि ये फेक है,
तो वो फेक नहीं है, वो रियल ही है। एक बार सुनिए, जो फ्लैग होस्टिंग है, अगर मान लीजिए जैसे कि ये फ्लैग है, अब इस फ्लैग के ऊपर ये जो वर्टिकली वाली साइड है, ये वर्टिकल साइड है, अब ये एक हॉरिजॉन्टल भी रोड डाली हुई थी। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रोड दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल रोड थी, जिसके कारण जब वो वर्टिकल रोड को पकड़ के हिला रहे थे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोड में जो शेकिंग हो रही थी, जो हल्का हल्का एक तरह से स्प्रिंग के जैसे जो थ्रू वो हिल रहा था, उसके कारण वो फ्लैग हिल रहा था, ना कि एयर के कारण। ठीक है, तो पहली मिस्ट्री ये आती है। फिर उसके बाद दूसरा लोगों का कन्फ्यूज़न है कि भाई जब वो एडविन बज़ एल्ड्रिन की जब फ़ोटो लेते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो फ़ोटो तो खिंच जाती है, पर जो एडविन बज़ एल्ड्रिन का जो फेस मास्क, सूट का जो फेस मास्क होता है, उसमें वो ग्लास का होता है, फिर एकदम से वो उनको कैसे देख पाते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में ना ही कोई कैमरा है, ना ही कोई कुछ है। ये भी एक मिस्ट्री है, पर इसका आंसर ये है कि ये जो मिस्ट्री है ये फेक है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो कैमरा है वो सूट के अंदर इंसर्ट होता है। बाहर अगर ऐसे कैमरे को पकड़ेंगे तो उसका गिरने का खतरा, क्योंकि एक ही कैमरा जा सकता है, तो उसका गिरने का खतरा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो सूट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चाहेंगे या एडविन बज़ एल्ड्रिन जब चाहेंगे वो एक दूसरे की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। फिर अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जो फ़ोटोज़ खींची गई हैं इनके थ्रू, वो स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे? वही जब हम अर्थ से देखते हैं, जहाँ से देखेंगे तो बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, पर मून के ऊपर से स्टार्स नहीं दिख रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए एक फैक्ट ये है कि अगर आप लोग यहाँ से फ़ोटो खींचेंगे तो भी स्टार्स कम विजिबल होते हैं। अगर आप कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे, नॉर्मल आई से स्टार्स विजिबल होते हैं, पर कैमरे से कम विजिबल होते हैं। और आप उस टाइम की टेक्नोलॉजी देखेंगे, जो कैमराज थे उस टाइम पे, वो उन सारे स्टार्स को कैप्चर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो MP थी, मेगापिक्सल और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डाउन होती थी, क्योंकि वो उस टाइम पुराने ज़माने के, उस टाइम पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ़ोन्स नहीं थे, तो कैमरे किस प्रकार होते होंगे। फाइनली ये जो डिसीज़न होता है प्रेसिडेंट का अमेरिका के, ये सक्सेसफुल रहता है। और इसका एक और फैक्ट है कि ये रियल है। जो सोवियत यूनियन है वो तो उनका एक तरह से दुश्मन ही हुआ, मतलब पक्के दुश्मन थे वो दोनों, पर तब भी ये सोवियत यूनियन का जो आर्टिकल है उसके 3rd एडिशन में लिखा है कि भाई, मतलब 3rd एडिशन में बहुत सी बार ऐसा जिक्र किया है इस नासा वाली लैंडिंग का, ये जो अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल हुआ, इसका बहुत सी बार उसमें जिक्र किया गया है। तो यानी कि ये जो मिशन है ये फेक नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से रियल है। ये एक तरह से सक्सेसफुल रहा, पर ये एक तरीके से इनसक्सेसफुल रहा। पता है क्यों? क्योंकि जो इसमें 7 से 9 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए, 7 to 9 मिलियन डॉलर्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 से 9 मिलियन डॉलर्स कितने होते हैं। वो जो डॉलर्स इतने सारे खर्च हुए, उतने में 150+ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ बन सकती थी। यानी कि अमेरिका के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बन सकती थी। पर उसकी जगह एक मून लैंडिंग से क्या मिला अमेरिका को? कुछ नहीं, बस एक रिकॉर्ड बना। उससे बढ़िया वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनवाते वहाँ। जैसे अमेरिका में एजुकेशन, और अमेरिका में क्या, हर जगह ही एजुकेशन, इनकम, इन सब की प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए अगर वो कुछ वहाँ पे सबको, गरीबों को दे देते, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में लगवा देते, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेंटर्स में लगवा देते, तो वो उसके लिए अच्छा बेनिफिट होता। तो इसलिए पब्लिक तो अभी भी इसका विरोध करती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा। वो कट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।